गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है लहासा की ओर। इसके रचयिता है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका पैतृक गांव कनेला था। उनका मूल नाम केदार पांडे था। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। सन 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया था उन्होंने? बौद्ध धर्म। तब से उनका नाम राहुल सात्यानन हो गया। राहुल जी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। उन्हें महापंडित कहा भी जाता था। सन 1963 में उनका देहांत हो गया। राहुल सांकृत्यायन ने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्राव्रत, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा 6 भाग जो है, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, मोलगा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमाग, गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जीवन परिचय यह है। हम आगे पढ़ते हैं, पाठ पे आते हैं। पाठ है, वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी प्लटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। बहुत से फौजियों को क्या गिर चुके हैं? मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यज्य एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पात, छुआछूत का सवाल ही नहीं है और न औरतें पर्दा ही करती है। बहुत निम्न श्रेणी की भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो। तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। ठीक, मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय सोडी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन, मतलब मिट्टी का बर्तन आता था, में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोटी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो हम आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोंडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमती के जान पहचान के आदमी थे।
और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे हुए थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त ठग पीकर बहुत कम होश हवास में दुरुस्त रहते थे। मतलब वो दारू जो नशा करते थे वह पी के होश हवास में कम रहते थे। अब हमें सबसे विकट डांडा थोंदला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16 से 17 हजार फीट ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गिराव नहीं होते थे। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता था। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, कोई गवाह देने के लिए नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है या नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। ठीक है, वह गांव ऐसा था। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोंडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम इतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जेब निकाल कुची कुची मतलब दया दया कर एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति ने से कहा कि यहाँ से लंकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़ भी लेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार मील ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के 1000 श्वेत शिखर थे, मतलब सफेद कलर के शिखर थे, पर्वत थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न उसमें झाड़ वृक्ष न कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं था, हरियाली नहीं थी, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी, न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरह बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ ही दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह पिछड़ गया और मैं डोक्यूनिस्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर से देने लगा तो वह
उसे मारने लगा वह, तो वह सुस्त पड़ गया। एक जगह तो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चढ़ गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैं 2 टोकरी कंडे फूं डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति तो जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। लंगोर